सभी छात्रों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप सपरिवार स्वस्थ होंगे। कल हम लोगों ने इतिहास के चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का उदय पाठ के पार्ट 1 का अवलोकन किया। आपको उससे संबंधित जानकारी प्रदान की गई और हम आशा रखते हैं कि आप लोगों को इससे काफ़ी सहायता प्राप्त हुई होगी। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, जैसा कि इस अध्याय में आपको कल ही बताया गया था कि 28 दिसंबर 1885 को एक रिटायर्ड अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा भारत के लोगों की एक राजनीतिक संस्था का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा किया गया। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित की गई। तब से लेकर आज तक हर वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठकें होती हैं। 1907 में गुजरात के सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बैठक हुई। इस बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई। विभाजन का कारण क्या था कि जितने राष्ट्रवादी लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, तो इन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में विचारधारा में अंतर था। कुछ ऐसे विचारधारा के लोग थे जिनका यह मानना था कि अनुनय विनय करने से, संवैधानिक तरीके से, बार बार आग्रह करने से ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को एक न एक दिन अवश्य मानेगी। ऐसे लोगों को नरम दल या मध्यम मार्गी नेता के नाम से जाना गया। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय ऐसे मध्यम मार्गी नरम दल विचारधारा के लोग थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता थे। इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे भारतीय नेता थे जिनकी विचारधारा अलग थी, जिनकी विचारधारा क्रांतिकारियों की समान थी। ऐसे विचारधारा वाले लोगों को गरम दल के नाम से जाना गया। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे नेता जो अंग्रेजों से सिर्फ अनुनय विनय के रास्ते पर नहीं चलना चाहते थे, उनका ये सोच था कि यह हमारा हक है और हम इसको अंग्रेजों से छीन कर लेंगे। ऐसे विचारधारा के लोगों को क्रांतिकारी, उग्रवादी अथवा गरम दल के नेता के नाम से जाना गया। इसमें आपको 3 नाम याद रखने हैं: लाल, बाल और पाल। यानी गरम दल के नेताओं में 3 नाम आपको याद रखने हैं: लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इस प्रकार से सूरत अधिवेशन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की 1907 में सूरत में, गुजरात के सूरत में जो अधिवेशन हुआ, इस विचारधारा के नाते, यानी गरम दल के नेता और नरम दल के नेता के विचारधारा में अंतर के नाते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई
और दोनों वर्ग के लोग अपने अपने अनुसार राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम किया, स्वराज प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग को अपनाए। अब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे जो ज्वलंत प्रतिबिंब के रूप में उभर कर नेता सामने आए, महात्मा गांधी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गुजरात के 2 अक्टूबर 1969 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद से वह बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए विदेश चले गए और वहां से जब वापस आए बैरिस्टर की डिग्री लेकर, तो गुजरात के राजकोट में और महाराष्ट्र के मुंबई में उन्होंने वकालत करना प्रारंभ किया। लेकिन महात्मा गांधी के वकालत का पेशा उतना अच्छा नहीं चला, क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। भारत पर ही नहीं, दुनिया के तमाम विश्व के अधिकांश राष्ट्रों के ऊपर अंग्रेजों का आधिपत्य उस समय स्थापित था। गुजरात के ही एक व्यापारी थे शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका चले गए और दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित था और वहां के जो मूल निवासी थे, काले लोग जो मूल अफ्रीकी थे, उनके साथ गोरे अंग्रेज अमानवीय व्यवहार करते थे, भेदभाव किया करते थे। ऐसे में महात्मा गांधी जो फर्स्ट क्लास का रेलवे का टिकट लेकर दक्षिण अफ्रीका में यात्रा कर रहे थे, लेकिन संजोग से उस डिब्बे में एक अंग्रेज अधिकारी भी बैठा था। तो अंग्रेजों ने यह नियम बनाया था कि जिस डिब्बे में कोई अंग्रेज अधिकारी यात्रा कर रहा हो, उसमें टिकट लेने के बाद भी कोई अश्वेत व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता है। महात्मा गांधी टिकट लेकर ऐसे डिब्बे में बैठ गए जिसमें से पहले से एक अंग्रेज बैठा था, जिनके साथ वहां जोर जबरदस्ती की गई। इन्होंने अपना टिकट भी दिखाया, लेकिन कुछ नहीं सुना गया और इनको गाड़ी से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। वहीं पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया और दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों को अपने साथ में लेकर वहां पर उन्होंने सत्याग्रह चलाया और अंत में वहां दक्षिण अफ्रीका के सरकार को झुकनी पड़ी और अश्वेतों को राजनीतिक भागीदारी बाद में आगे चलकर मिली और जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के रूप में स्थापित हुए। अब हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। महात्मा गांधी 1915 में अफ्रीका से भारत वापस आए। जिस समय 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से जब भारत वापस आए, तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उस समय महात्मा गांधी के मानस पटल पर अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति थी। इस नाते महात्मा गांधी जब भारत आए तो सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई गोपाल कृष्ण गोखले से। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी रहे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के तरफ से लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने गांव-गांव घूमकर भारत के युवाओं को आह्वान किया कि आप सेना में भर्ती होकर ब्रिटिश सरकार के तरफ से लड़िए प्रथम विश्व युद्ध में। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इनको, महात्मा गांधी को, सर्जेंट ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार अपने वादे से मुकर गई और 1919 में, जैसा आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, रोलेट एक्ट नामक ऐसा काला कानून उन्होंने देश में लागू कर दिया। महात्मा गांधी रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किए। सबसे पहले महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह का भारतवर्ष में प्रयोग रहा वह 1917 में
बिहार के चंपारण में, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, 1917 बिहार के चंपारण में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। यह सत्याग्रह क्यों चलाया गया? क्योंकि बिहार के चंपारण क्षेत्र में जो किसान थे, अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती उन किसानों से अनाज की जगह नील उगाने की बात कही जा रही थी। उस समय परिस्थिति यह थी कि जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया। इस नाते नील से उत्पादित होने वाला जो प्राकृतिक रंग था, उसकी मांग और कीमत घट गई। ऐसे में बिहार के चंपारण के जो किसान थे, उनको नील उगाने में घाटा हो रहा था और वे नील की खेती करना नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के खिलाफ किसानों ने विद्रोह किया और उस विद्रोह का नेतृत्व किया महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से, और अंत में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। उस समय अंग्रेजों ने चंपारण में एक पद्धत चलाई थी जिसको 3 कठिया पद्धत कहा जाता था। यानी प्रत्येक किसान को अपने भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, चाहे उसको लाभ हो या हानि हो। तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह के द्वारा बिहार के चंपारण के किसानों को अधिकार मिला कि वे यदि नील की खेती करना नहीं चाहते हैं तो वे नहीं कर सकते हैं। यह महात्मा गांधी द्वारा भारतवर्ष में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग रहा। इसी तरह से गुजरात के अहमदाबाद मिल मजदूरों ने आंदोलन कर दिया, क्योंकि उस समय गुजरात में अक्सर प्लेग आया करता था, प्लेग जो चूहे के माध्यम से मनुष्यों में फैलता। इसलिए ब्रिटिश सरकार, प्लेग से हजारों की संख्या में जो काम करने वाले गुजरात अहमदाबाद के मिल मजदूर थे वो मरते थे। इसलिए सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय, वहां के कामगारों को, मिल मजदूरों को प्लेग बोनस देती थी। बाद में आगे चलकर ब्रिटिश सरकार ने इस प्लेग बोनस देने से मना कर दिया, बंद कर दिया इसको, प्लेग बोनस देना मजदूरों को, अहमदाबाद के मिल के मजदूरों को। ऐसे स्थिति में मिल के मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, और इस आंदोलन का नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने किया, और अंत में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और फिर से प्लेग बोनस को ब्रिटिश सरकार ने जारी किया मजदूरों के लिए। इसी तरह से गुजरात के 1918 में गुजरात के खेड़ा में प्राकृतिक आपदा के नाते फसल बर्बाद हो गई। गुजरात के खेड़ा में 1918 में प्राकृतिक आपदा के कारण फसल बर्बाद हो गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार जबरदस्ती किसानों से लगान वसूल कर रही थी। ऐसे में किसान अपने घर बार छोड़कर भाग रहे थे, पलायित हो रहे थे। तमाम सारे किसान आंदोलन के लिए तैयार हो गए, और इस खेड़ा के क्षेत्र के किसानों के आंदोलन का नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने किया 1918 में। और इस प्रकार से, जिसको खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना गया, और वहां भी ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत वापस आए। 1919 से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से भारत के सक्रिय राजनीति में भाग लेना शुरू किया, और 30 जनवरी 1948 तक उन्होंने भारतवर्ष के सक्रिय राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया। तो इस नाते 1919 से लेकर 1948 का जो काल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, यह काल गांधी के युग के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी स्वराज प्राप्त करने के लिए सत्य और अहिंसा के मार्ग को चुना, और महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व वाले पुरुष थे जिनके पीछे लाखों भारतीय खड़े हो जाते थे। लोगों को ऐसा महसूस होने लगा
जैसे चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद के मिल मजदूरों का सत्याग्रह, अहमदाबाद गुजरात के खेड़ा के किसानों का सत्याग्रह, इसका सफल नेतृत्व करने के बाद से भारत के लोगों को एक आशा की किरण जग गई कि हमें एक ऐसा नेतृत्वकर्ता मिल गया है जो इस गुलामी के बंधन से हमको मुक्ति दिला सकता है। लोगों की आस जगने लगी, लोगों के अंदर अब राष्ट्रवाद की भावना और अधिक प्रबल होने लगी। और इस तरह से महात्मा गांधी ने अपने आंदोलनों का जो सफल नेतृत्व किया, उसमें सत्य और अहिंसा का उन्होंने एक तलवार के समान प्रयोग किया। सत्य और अहिंसा। 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को अंग्रेजों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन का तात्पर्य ही है कि हम यानी भारतीयों के द्वारा अब अंग्रेजों का किसी प्रकार से सहयोग नहीं किया जाएगा। गांधी जी ने भारत के लोगों से आह्वान किया कि आप अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दें। ऐसे में लाखों के संख्या में सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों ने विद्यालय छोड़ दिए। डॉक्टरों ने डॉक्टरी का पेशा छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया। बहुत सारे स्थानों पर किसानों ने लगान देना बंद कर दिया ब्रिटिश सरकार को, और लाखों की संख्या में लोग गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। जगह जगह शराब की दुकानों पर पैकेटिंग की गई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी के प्रयोग पर बल दिया गया। ब्रिटिश सरकार बड़े पैमाने पर इन आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करना शुरू की, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा लोग इस असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ते हुए चले गए। जिस समय यह असहयोग आंदोलन अपने चरम अवस्था पर था, पूरे देश में हर व्यक्ति गांधी जी के साथ जुड़ता हुआ चला जा रहा था इस असहयोग आंदोलन के माध्यम से, और लोग अब अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दिए। ऐसे में 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक स्थान पर कुछ किसान अपनी समस्याओं को लेकर एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाले हुए थे। चौरी चौरा में कुछ किसान अपनी समस्याओं को लेकर एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाले हुए थे चौरी चौरा में। इस किसानों के शांतिपूर्ण जुलूस पर चौरी चौरा के ब्रिटिश पुलिस कर्मियों के द्वारा लाठीचार्ज कर दी गई, गोलियां चलाई गई, जिससे ये किसान क्रुद्ध हो गए और उन्होंने चौरी चौरा थाने को घेर लिया और उस थाने में आग लगा दी गई। इस प्रकार से 22 पुलिसकर्मी उस थाने में जलकर मारे गए, जिसे यह घटना 5 फरवरी 1922 की है, जिसे भारत के इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। जब यह घटना, चूंकि महात्मा गांधी अपने आंदोलन में सत्य और अहिंसा को प्रमुख उन्होंने हथियार बनाया था, लेकिन चौरी चौरा कांड क्या हो गया? भले ही इसमें किसानों की गलती नहीं थी, लेकिन चौरी चौरा कांड हो गया हिंसात्मक। और इस नाते 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्य समिति का एक बैठक बुलाया और इस बैठक में उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। इस प्रकार से
असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। असहयोग आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त तो नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी भारतवासियों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को इस आंदोलन के द्वारा बड़े पैमाने पर विकसित किया गया। महात्मा गांधी के रूप में लोगों को एक ऐसा नेतृत्वकर्ता मिल गया जिससे लोगों को ये दिखाई देने लगा कि जल्दी ही हमको स्वराज की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार से यह असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो पूरे भारतवर्ष में इसके चारों तरफ खबर फैल गई। उस समय ब्रिटिश सरकार भारत के मजदूरों से एग्रीमेंट करती थी और उस एग्रीमेंट के माध्यम से भारतीय मजदूर ब्रिटिश सरकार के चाय बागानों में काम करते थे। जो भारतीय मजदूर ब्रिटिश सरकार के उस एग्रीमेंट को स्वीकार कर लेता था वह ब्रिटिश सरकार के चाय बागानों में काम करने के लिए जाता था और उसके लिए बाध्यता थी कि वह चाय बागान के चारदीवारी के बाहर नहीं जा सकता था। ऐसे मजदूरों को जो एग्रीमेंट के द्वारा तहत काम करते थे गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। चाय बागानों के मजदूरों को भी लगा कि अब हमें स्वतंत्रता मिलने वाली है। इस नाते बहुत सारे चाय बागान के मजदूर चाय बागान को छोड़कर अपने घरों की ओर चल दिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार उनको बस स्टेशनों रेलवे स्टेशनों पर ही पकड़कर पुनः वापस भेज दिया और उनके साथ जातियां की गई, मारा पीटा गया। तो चारों तरफ यह इस आंदोलन का प्रभाव दिखाई दिया, लेकिन यह दुर्भाग्य था कि चौरी चौरा कांड हिंसात्मक हो जाने के नाते 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। जब यह आंदोलन स्थगित हुआ तो धीरे धीरे लोगों का जोश ठंडा हो गया। ब्रिटिश सरकार को मौका मिल गया और ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया और उनको 6 वर्ष की सजा दे दी गई। लेकिन जेल में कुछ समय बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और बिगड़ते स्वास्थ्य के नाते महात्मा गांधी को 1924 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पुनः जेल से रिहा कर दिया गया।